कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की से जो अपने पिता के साथ खेत की ओर जा रही होती है। जब काम खत्म हो जाता है तो उसका पिता उसे घर लौटने के लिए बुलाता है। लड़की घर के अंदर घूमती है। वहां उसे एक नक्शा दिखाई देता है और उसे उसमें कुछ अजीब लगता है। नक्शे के किनारे के बाद बस अंधेरा ही अंधेरा है। बस एक महाद्वीप और फिर उसके बाद शुद्ध अंधेरा। वो अपने पिताजी से पूछती है, आखिर वह क्या है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब खुद उसके पिता को पता नहीं होता। वह उसे समझाता है कि ये उन काली जमीनों के 4 राक्षस हैं जो अथैया के पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण की रखवाली करते हैं। हर वो लोग जो ये जानने के लिए निकले कि उस अंधेरे के पार क्या है, पूरी तरह से खत्म हो गए। लड़की ये सुनकर चौंक जाती है और सोचती है, क्या सच में इतना खतरनाक है? लेकिन फिर भी उसके अंदर की इच्छा नहीं बदलती। उसके पिता उसे बताते हैं कि जब तक ये राक्षस मौजूद है, तब तक कोई नहीं जान सकता कि उस पार क्या है। लेकिन ये बातें उसे डराने की बजाय उसे और प्रेरित करती है। वो एक नायक बनने का सपना देखती है, लड़ने का सपना। अगर उसे हाइडन की तलवार मिल जाए तो वह भी लड़ाई में शामिल हो सकेगी। जब नायक जीतेंगे तब दुनिया नक्शे के पार देख पाएगी और उस अंधेरे के पीछे रहस्यों को उजागर कर सकेगी। साल बीतते हैं और एलिसिया अब बड़ी हो चुकी है। अब वो चुने गए नायकों में से एक है। उसकी आंखें खुलती है उस ट्रक के अंदर जो उसे शहर की सीमा की ओर ले जा रहा होता है। वो अपने गले में एक पड़ी चेन को कसती है और अपने पिता से कहती है, वक्त आ गया है। और अब वो अपने शहर के लिए लड़ने को तैयार है। और वो अकेली नहीं है, दूसरे नायक भी उसके साथ जा रहे हैं। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, समूह धीरे धीरे बातचीत करना शुरू करता है और एक दूसरे के बारे में परिचय लेने लगता है। उनमें से कुछ खास लोग हैं, जैसे कि मेनार्क, जिसके पास गोल्डन यूटोपियन नाम का खजाना है और जो बस इतना ही कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ आया है। सब लोग एलिसिया की ओर देखते हैं और उससे अपना परिचय देने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके लिए एक महिला को अपनी टीम में देखना काफी हैरानी की बात है। लेकिन एलिसिया कुछ भी नहीं कहती। वो ना तो जवाब देती है और ना ही अपने बारे में कुछ बताती है। गाड़ी लगातार चलती रहती है जब तक वे इलाके की सीमा तक नहीं पहुंच जाते हैं, जहां स्टीफन, जो पेगासस ट्रेजर का धारक है, समूह को चेतावनी देता है कि वे अब बहुत करीब हैं। कुछ अन्य लोग आपस में धीरे धीरे फुसफुसाते हैं कि स्टीफन वास्तव में पूरे समूह में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। यही वजह है कि वह खुद को एक नेता की तरह पेश करता है। अचानक गाड़ी रुक जाती है और ड्राइवर कहता है कि अब वह इससे आगे नहीं जा सकता। सब लोग नीचे उतरने की तैयारी करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे जमीन पर कदम रख सके, राक्षसों का एक अचानक हमला उन्हें चौंका देता है और इस वजह से कई ड्राइवर तुरंत मारे जाते हैं। स्टीफन चिल्लाता है कि सब लोग बाहर निकले और मुकाबला करें। वे सभी तेजी से बाहर कूदते हैं और स्टीफन तुरंत समूह को छोटे छोटे दलों में बांट देता है। तीरंदाज और भालाधारी जल्द ही एक्शन में कूद पड़ते हैं, जबकि स्टीफन बाकी लोगों से कहता है कि वह एलिसिया के साथ मिलकर बाकी दुश्मनों का सामना करेगा। एलिसिया, जो रॉक स्वेलो ट्रेजर की धारक है, स्टीफन के साथ युद्ध में शामिल होती है। वह ताकतवर है, लेकिन जो बात उसे सबसे अलग बनाती है वो है उसकी तेज नज़र। वो अपने आसपास हो रही हर चीज पर बारीकी से नजर रखती है और कोई भी बात उसकी नज़र से नहीं बचती। फिर हम देखते हैं कि उनके सामने एक टीले पर एक डीमन लॉर्ड खड़ा है। वह दुनिया के अराजकता से जन्म लेने की बात करता है। वह मानता है कि अगर यह दुनिया खुद अराजकता से बनी है तो वह भी उसी का हिस्सा है, और शायद वह सही भी है। लड़ाई और भी ज्यादा तेज हो जाती है जब सारे नायक पहाड़ियों और चट्टानी जमीनों को पार करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लूना माउंटेन की चोटी की ओर। स्टीफन उत्साहित है और चुनौती के लिए तैयार है। वह अपने सबसे बुद्धिमान नायक होने की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। वह समूह से कहता है कि आज का दिन वह दिन है जब वे असली नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। उन्हें उन सभी को साबित करना है जिन्होंने उन्हें चुना था कि वे वास्तव में इसके लायक है। आखिरकार जब वे लोग लूना माउंटेन की चोटी पर पहुंचते हैं, तब वह डीमन लॉर्ड आगे आता है और खुद को दिखाता है। वह एक ही समय में आश्चर्यजनक और भयानक दिखता है। स्टीफन थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है और यहाँ तक कि वह भी मानता है कि यह दुश्मन वाकई कितना डरावना है। लेकिन डर के बावजूद यही तो वह मिशन है जिसके लिए वे आए हैं। वे किराना मिशन पर, वे अकेले नहीं हैं। लेकिन जैसे ही स्टीफन हमला करने के लिए खुद को तैयार करता है, क्लेवटीज अचानक दूरी से एक हमला करता है और स्टीफन को पहाड़ के एक साइड फेंक देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और दुर्भाग्यवश स्टीफन की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हर कोई वहीं खड़ा रह जाता है। समूह का एक और नायक आगे बढ़कर नेतृत्व संभालने की कोशिश करता है। सबको चिल्लाकर कहता है कि खुद को संभालो और मुकाबला करो। लेकिन एलिसिया बाकी लोगों की तरह तुरंत नहीं कूदती और पहाड़ को ध्यान से देखती है। कुछ ऐसा ढूंढती है जिससे उन्हें बढ़त मिल सके। जैसे जैसे बाकी नायक क्लेवटीज के करीब आते हैं,
वह उन्हें एक बार में काट कर गिरा देता है बिना एक भी कदम बढ़ाए। एलिसिया जल्दी समझ जाती है कि क्या हो रहा है। वह चिल्लाकर कहती है, छाया से बचो। क्लेवर्टी छाया से हमला करता है। अगर बचना है तो उसकी छाया से दूर रहो। बाकी लोग हिचकिचाते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करे। लेकिन एलिसिया इंतजार नहीं करती। वो पहाड़ की ढलान पर कूदती है और पूरी रफ्तार से दौड़ने लगती है। छाया उसका पीछा करती है और वो पहली है जो हमला आते हुए देख पाती है और उसे रोकने में कामयाब होती है। क्लेवर्टीज की आंखें हैरानी से चमक उठती है। शायद ये लड़ाई उतनी आसान नहीं होने वाली जितनी पहले थी, लेकिन इसने उसका ध्यान जरूर खींच लिया है। यह है इंसानियत। वो सोचता है, 1000 साल हो गए इंसानों से लड़े हुए, और मेरी याद में तो ये बेहद कमजोर होते हैं, कीड़ों की तरह। मगर जो अब वो देख रहा है वो कुछ और ही है। ये लोग मजबूत है, इनके पास कोई मकसद है और इनका हौसला टूटता ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें चला क्या रहा है, लेकिन वो जानना चाहता है कि इनकी ताकत आती कहाँ से है। हीरोज अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन एक एक कर सब हार जाते हैं। आखिर में एलिसिया अकेली बचती है। जब वो हवा में उछल कर गिरती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी किस्मत को कबूल कर लेती है। वो अपने पिता से माफ़ी मांगती है, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सकी, लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता, और शायद उसका सपना उन्हीं में से एक था। इसी बीच राजधानी हाइड्राइट में हाइडन साम्राज्य के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि खतरा आने वाला है। तभी अचानक से क्लेवटीज पहाड़ फाड़कर शहर के बाहर निकलता है। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। लोग डर के मारे कांपते हैं, लेकिन क्लेवटीज उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। वो तो सिर्फ ये समझना चाहता है कि इन इंसानों को चलाता क्या है। उसे याद आता है कि जो लोग उससे लड़ने आए थे वो खुद को हीरोज कह रहे थे, हाइडन के राजा द्वारा भेजे गए। अब वो सीधा महल की ओर बढ़ता है, उस शख्स से मिलने जिसके कहने पर यह सब हुआ। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागते हैं और सैनिक तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। वो तो बस उड़ता हुआ महल की ओर निकल पड़ता है, ये जानने की कि इन लोगों के हौसले का जड़ क्या है। सैनिक महल के दरवाजे की सुरक्षा और कड़ी कर देते हैं और तीरों की बौछार करते हैं, लेकिन एक भी तीर क्लेवटीज को नहीं छुपाती। वह एक झटके में अपनी भुजा से वो महल की दीवार गिरा देता है। सैनिकों को समझ आ जाता है कि मामला उनके बस का नहीं है। एक सिपाही दौड़ता हुआ राजा को खबर देने जाता है, डीमन किंग आ गया है। राजा चौंकता नहीं है। अगर डीमन किंग यहाँ तक पहुंच गया है तो इसका मतलब हमारे हीरोज हार गए हैं। वो अपने सिंहासन से उठता है और उस चीज की ओर बढ़ता है जो अब बची है, हाइडन की पौराणिक तलवार, माना हाइड्राइट। सैनिक राजा से छुप जाने की विनती करते हैं, राजा जी वो राक्षस नहीं रुकेगा। लेकिन राजा कहता है, अगर वो सच में अजय है तो भाग कर भी क्या मिलेगा। मैं जहां जाऊंगा वो मुझे वहां ढूंढ लेगा। सैनिक आग और तीर छोड़ते रहते हैं, लेकिन क्लेवर्टीज को पता है ये सब बेकार है। फिर भी उसे याद है कि एलिसिया की तलवार ने उसे थोड़ा बहुत जख्मी किया है। इसका मतलब है अगर इंसानों को रोका ना जाए तो वो वाकई खतरनाक हो सकते हैं। वो कभी इंसानी जमीन के करीब नहीं गया, लेकिन अब जब इंसान ही उसकी जमीन में घुसने लगे हैं तो लड़ाई जायज है। राजा तलवार वाले कमरे की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है क्लेवर्टीज ठीक उसके सामने होता है। एक नज़र में वो ताज और कपड़ों को पहचान लेता है। क्लेवर्टीज साफ साफ इंसानी भाषा में कहता है, राजा। राजा चौंक जाता है। एक जानवर हमारी भाषा कैसे बोल सकता है। क्लेवर्टीज मुस्कुराता है, अपना गंदा मुंह बंद रखो, मैं अकेला हूँ जो इंसानियत को बचा सकता है। फिर वो कुछ सवाल पूछता है और कहता है, तेरे जवाब तय करेंगे कि इंसान जिंदा रहेंगे या मिटा दिए जाएंगे। और जब वो कहता है सारे इंसान, तो उसका मतलब सिर्फ हाइडन नहीं बल्कि डंस, ऑर्केस्ट्रस और बेंटी भी है। उसके सवाल सीधे थे, इंसान कौन है, उनकी पहचान क्या है, उनका असली मकसद क्या है, और वो डीमन किंगडम पर हमला क्यों करना चाहते हैं। राजा कोई जवाब नहीं देता, बस कहता है, जानवर कभी नहीं समझ सकता। क्लेवर्टीज दोबारा नहीं पूछता है, वह सीधा राजा का सर काट देता है। अब वो पूरी तरह से यकीन कर लेता है कि इंसान सच में खतरा है और उन्हें मिटा देना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक टीम की जरूरत होगी और वो इसके लिए समय लेने को तैयार है। जैसे ही वो वहां से निकलता है उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। पास ही एक घायल माँ जो मरने की कगार पर है अपने बच्चे को पकड़कर पड़ी है। कलेवडीस पास आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये इंसानी बच्चा है तो वह पलटने ही वाला होता है। तभी वो माँ बोल उठती है, कृपया मेरे बच्चे को बचा लो। कलेवटीज हैरान होता है, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है।
वो गुस्से में कहता है, मैं इंसानियत को खत्म करने आया हूँ। और अगर तुझे किसी को दोष देना है तो अपने बच्चे को देना कि वो इंसान बनकर क्यों पैदा हुआ। लेकिन वो औरत हार नहीं मानती। वो कहती है, कोई भी बच्चा ये नहीं चुनता कि वो क्या बनकर जन्म ले। क्लेवटीज को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कहता है, अगर तू चाहती है कि मैं इसे जिंदा छोड़ दूं तो मुझे कोई वजह दो। औरत कहती है, मेरे पास अभी कुछ साबित करने का मौका नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन ये बच्चा खुद को साबित करेगा। इतना कहकर वो मर जाती है। क्लेवटीज बच्चे को उठाता है। उसे यकीन नहीं है, लेकिन उस औरत का भरोसा देखकर वो तय करता है, देखते हैं क्या ये इंसान कुछ अलग है। आखिरकार किसी इंसानी बच्चे को बड़ा होते देखने में ज्यादा वक्त तो लगेगा नहीं। इसी बीच इस विशाल साम्राज्य के दूसरे कोनों में हम यह जानते हैं कि इस दुनिया में 5 मानव जातियां बसी हुई हैं। पहले में डंस, जिनकी संख्या सबसे अधिक है। फिर आते हैं ऑर्गाइट्स, जो अपनी बहादुरी और सिर पर उगे सींगों के लिए जाने जाते हैं। तीसरे हैं हस्टाइटन्स, जो ज्यादातर अंतर्मुखी होते हैं और दूसरे से बहुत कम बातचीत करते हैं। उसके बाद है बेंटी, जो दिखने में दानव जैसे, डाकुओं जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी ताकत असाधारण होती है। और अंत में आते हैं हाइड नाइट्स, सबसे पुराने, सबसे रहस्यमय और सबसे बुद्धिमान। हाइड नाइट्स की एक अनोखी शक्ति होती है। वे ऑर्केसाइड से हथियार बनाना जानते हैं, लेकिन यह रहस्यमय तकनीक सिर्फ शाही परिवार को ही आती है। क्योंकि हाइड नाइट्स ज्ञान को सबसे ऊपर मानते हैं, वे सालों तक डंस को अपने हथियार बेचते रहे हैं। इन सौदों की वजह से दोनों जातियों के बीच कई तरह के रोमांच और साझेदारियां हुई, जिनसे कई मिश्रित वंशज भी पैदा हुए। फिर भी शुद्ध हाइड नियम बहुत ही दुर्लभ है, और इस विशाल साम्राज्य की सीमा के बाहर अंधकार से भरे जंगली इलाके फैले हैं, जहां भयानक जंगली अंधेरे जीव घूमते हैं। फिर हम वापस लौटते हैं लूना पर्वत की ओर, जहां विशाल 9 पूंछों वाला राक्षस क्लेवर्टीज कुछ छोटे दानवों से उस बच्चे की रक्षा कर रहा है, जिन्हें वो खाने वाले होते हैं। बच्चा डर से कांप रहा है, बिल्कुल बेबस, और अंत में जोर जोर से रोने लगता है। क्लेवर्टीज को अब सच में चिंता होती है कि ये बच्चा शायद ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। वो अपने 9 पूंछों को बच्चे के चारों तरफ लपेटता है, कोशिश करता है कि कैसे इस चिल्लाने वाली इंसानी बच्चे को शांत किया जाए। वो अपने नुकीले पंजे का सिरा बच्चे के सिर पर रखता है, और अगले ही पल बच्चा गहरी नींद में चला जाता है। बच्चे को निहारते हुए क्लेवर्टीज सोचता है, बस कुछ ही देर में ये बच्चा अपनी शुद्ध इंसानी शक्ति के साथ बम गिराएगा। और जैसा सोचा वैसा ही हुआ। बच्चा उठता है और जोर जोर से रोने लगता है, और पूरी गुफा में दुर्गंध मचा देता है। चिढ़कर क्लेवर्टीज बच्चे को उठाता है और समस्या का हल ढूंढने निकल पड़ता है। और जो सबसे अच्छा तरीका उसे समझ आता है, वो है बच्चे को एक गड्ढे में फेंक देना। लेकिन गड्ढा पूरी तरह कीड़ों से भरा हुआ आता है, ऐसे कीड़े जो सिर्फ मल खाते हैं। जैसे ही कीड़े अपने स्वादिष्ट भोजन में जुटते हैं, क्लेवर्टीज बड़बड़ाता है, कहते हैं, इंसान बस कुछ ही रातों में बड़े हो जाते हैं। उसका ये विचार खुद उसे भी बेहुदा लगता है। वो फिर सोचता है, मैंने इस बच्चे को कहाँ से उठाया, मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। वह खुद को कोसता है कि आखिर उसका दिल इतना नरम कैसे हो गया है, आखिर क्यों उसने इस बच्चे को पीछे मुड़कर उठाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब ये बच्चा उसके पास है, और एक अंधकार के राजा की शान ये नहीं होने देती कि वो किसी इंसान के बच्चे को छोड़ दे। तो वह तय करता है अब इसे वह पालेगा। लेकिन अब अगला सवाल, मैं करूँ तो क्या करूँ। क्लेवर्टीज जानता है कि इंसान खाना खाते हैं, और इसे इस बारे में कोई अनुभव नहीं है। तेजी से सोचते हुए उसकी नज़र उन लाशों पर पड़ती है, हाल ही की लड़ाई में मारी गई थी। और वही वो एक निर्णय लेता है एलिसिया को जिंदा करने का। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं एलिसिया के पिता अंधेरे जीवों ने मार दिया था, और इसी वजह से उसने बदला लेने के लिए एक सेना बनाई थी। लेकिन वो यात्रा एक बेकार हो गई। अब क्लेवर्टीज की अंधेरी शक्ति से एलिसिया को एक और जीवन मिलता है। जैसे ही वो होश में आती है, वो तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसकी तलवार गायब हो चुकी है, उसके साथ ही सब मारे जा चुके हैं। क्लेवर्टीज कुछ अकड़ में कहता है, मैंने तुझे जिंदा किया है अपनी शक्ति से, अब तू जिंदा लाश है, समझी। एलिसिया अपने शरीर की ओर देखती है, हैरान और डरी हुई। लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल आता है, ये राक्षस हमारी भाषा इतनी आसानी से कैसे बोल सकता है। उसी वक्त क्लेवर्टीज एलिसिया को एक आज्ञा देता है, जिसे सुनकर वह चौंक जाती है। अपने फन बैग्स दिखा। एलिसिया पूरी तरह से सन्न रह जाती है। उसे लगता है कि अंधेरे जीवों का यह राजा उसके साथ कोई बेहुदा हरकत तो नहीं करने वाला। वो कहती है, शैतान मुझसे क्या करवाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाए, क्लेवर्टीज उसके विचारों के बीच में दखल देता है
और झंझलाते हुए कहता है, बच्चा भूखा है। अब एलिसिया को समझ में आता है कि वो उस बच्चे की बात कर रहा था और गुस्से से कहती है, तू मुझसे ये सब क्यों करवाना चाहता है? क्लेवरटीज बिल्कुल सीधे और हुक्म देने के अंदाज में कहता है, हथियार उतार और अपना सीना बाहर निकाल, बच्चे को दूध चाहिए। और चूंकि एलिसिया को काले जादू के जरिए जिंदा किया गया है, वो उस पर पूरी तरह नियंत्रण में है, चाहकर भी विरोध नहीं कर सकती। गुस्से और शर्म से जलती हुई वो धीरे धीरे अपने बेस्ट प्लेट उतारती है और जो उसने खुद कभी नहीं सोचा था वो करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपने कपड़े हटाती है, सच सामने आता है, उसके पास दूध नहीं है। क्लेओटीज बहुत चक्कर आ जाता है। एलिसिया अब चिढ़ी हुई और गुस्से में चिल्ला उठती है, तू इतना भी नहीं जानता कि सिर्फ वही औरत दूध देती है जिसने बच्चा पैदा किया हो? क्लेओटीज चुप हो जाता है। एलिसिया शर्म से आंखें बंद कर लेती है, फिर थकी हुए आवाज में बोलती है, मुझे मार दे, इससे बेहतर तो मौत थी। लेकिन क्लेओटीज उसे अनसुना करता है। इसी बीच बच्चा फिर से रोने लगता है और उन दोनों के बीच बहस फिर से गर्मा जाती है। अब असली समस्या सामने आती है, ऐसी औरत को कैसे ढूंढे? एलिसिया बोलती है, हमें किसी को हायर करना होगा, पैसे देने होंगे। क्लेवर्टीज जवाब देता है, मेरे पास एक सिक्का भी नहीं है। एलिसिया अपने माथे पर हाथ रखती है जैसे कि सर दर्द दे रहा हो। फिर वह देखती है कि गुफा के अंदर चारों तरफ आर्केसाइट के पत्थर बिखरे हुए हैं। वह कहती है, इन सबको बेचकर हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्लेवर्टीज इस पर सोचने लगता है और इसी दौरान एलिसिया मन ही मन योजना बनाती है कि शायद मौका मिलने पर मैं इस डैनो को मार सकूं, लेकिन बिना हथियार के वो कुछ भी नहीं कर सकती। क्लेवर्टीज कुछ देर सोचकर फैसला करता है, ठीक है, हम एक औरत ढूंढेंगे। वह गुफा से बाहर निकलने वाला होता है कि एलिसिया उसे रोकती है और कहती है, तू इस रूप में बाहर नहीं जा सकता, लोग तुझे देख के डर जाएंगे। और तभी वो अपना रूप बदलता है। अब वो एक मानव बालक की तरह दिखता है, चेहरा मासूम, आंखें शांत, लेकिन पीठ पर उसकी लंबी पूंछें अब भी हिल रही थी। वो जल्दबाजी में अपनी पूंछों को अपने साये में छिपा देता है, लेकिन एक छोटा सा सिंह अब भी उसके माथे पर रह जाता है। उसे ये नहीं दिखता, लेकिन एलिसिया सब कुछ देख लेती है। वो चुप रहती है। फिर क्लेवर्टीज कहता है, हमें नाम रखने चाहिए। वो खुद के लिए नाम चुनता है, ग्लेन, और बच्चे को देता है लूना। फिर वह एलिसिया की तरफ मुड़ता है और पूछता है, और तेरा नाम? एलिसिया कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीमे स्वर में बोलती है, एलिसिया। इसके बाद तीनों नीचे घाटी की तरफ उतरते हैं जहाँ एक छोटी नदी बह रही होती है। वहाँ एलिसिया बच्चे को नहलाने का काम करती है। ग्लेन बीच बीच में टोकता रहता है, उसे ढंग से पकड़, तेरे हाथ कांप क्यों रहे हैं? वह हिस्सा साफ नहीं हुआ। एलिसिया सब कुछ बर्दाश्त करते हुए नहलाती है, लेकिन तभी लूना अचानक से उसके मुंह पे पेशाब कर देता है। ग्लेन पीछे खड़ा होकर हंस रहा होता है। वो कहता है, इन गुफा वाले कीड़े ने इससे अच्छी सफाई की है। नहलाकर वो लोग वापस पुराने कैंप की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से खाली पड़ा होता है। एलिसिया बताती है, हमने अपनी कीमती चीजें जंग से पहले कहीं और छिपा दी थी। जाने से पहले ग्लेन कहता है, तू खुद को साफ कर और बच्चे के कपड़े धो दे, तू बहुत बदबू मार रही है। जब एलिसिया कपड़े धो रही होती है तो उसे कपड़े के एक कोने पर हाइड नाइन्स के शाही परिवार का मुहर दिखाई देता है और उसी पल उसे एहसास होता है ये बच्चा शाही खानदान का है। उसी समय महल के खंडरों में एक अकेला सैनिक मलबे में दौड़ता हुआ जीवित लोगों की तलाश कर रहा है। वह डार्क लॉर्ड द्वारा छोड़ी गई तबाही को देखकर हैरान रह जाता है और उसे याद आता है कि क्राउन प्रिंसेस ने आपदा आने से पहले अपने बच्चे के साथ राज्य से भागने की योजना बनाई थी। वह राज्य को तबाह कर देने के लिए राजा की पागलपंती पर गुस्सा करता है, लेकिन अब भी उसे उम्मीद है कि शायद कोई तो जिंदा होगा। इसी दौरान जनरल ड्रेल और उसके सैनिक हाइडनियन साम्राज्य के बचे हुए हिस्सों का निरीक्षण कर रहे होते हैं। ड्रेल तुरंत अपने एक सैनिक को सम्राट को सूचना देने भेजता है, ये चेतावनी देते हुए कि अगर उन्होंने अभी इस जमीन पर दावा नहीं किया तो कोई और जाति इससे पहले कब्जा कर लेगी। उसे खास तौर पर हाइडनियन शाही परिवार की एकमात्र जानी पहचानी तकनीक आर्कानासाइट क्राफ्टिंग के रहस्यों में दिलचस्पी है। जब वह अपनी सेना को इकट्ठा करने के लिए लौटता है तो वह अपने दूसरे कमांडर मेंटन को आदेश देता है कि किसी भी शाही रक्त वाले जीवित व्यक्ति को खोजकर तुरंत उसके पास लाया जाए। वहीं हमारे खुशहाल परिवार के पास एलिसिया क्लेन का सामना करती है। उसके सामने वह कपड़ा लहराते हुए पूछती है जिसमें शाही निशान है और उस पर आरोप लगाती है कि उसने शाही रक्त वाले बच्चे का अपहरण किया है। क्लेन यह सुनकर चौंक जाता है क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानता था। वह एलिसिया को बताता है कि वो जो इंसान उसे ये बच्चा देकर गया था वह हूबहू उसी इंसानी रूप में था जो अब वह इस्तेमाल कर रहा है।
एलिसिया उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं करती, लेकिन क्लेन उसे बीच में ही रोक देता है और मान लेता है कि उसने राजा को मार डाला क्योंकि राजा ने पहले उस पर हमला किया था। वह उसे चेतावनी देता है कि अब बहुत से लोग इस बच्चे को ढूंढ रहे होंगे ताकि वो आर्कना साइट क्राफ्टिंग का रहस्य पा सके। अब जब उसे पता चल गया है कि वह बच्चा शाही है, तो क्लेन उसे एक राजा की तरह पालने का निश्चय करता है ताकि वह पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर सके। एलिसिया को एक सिहरन सी महसूस होती है क्योंकि वह डर जाती है यह सोचकर कि क्लेन लूना को अपनी सेविका की तरह देखता है। वह अचानक सोचती है कि क्या लूना की असली पहचान बताकर उसने सब कुछ और खराब कर दिया है। तभी क्लेन उसके विचारों में खलल डालता है और याद दिलाता है कि उन्हें अभी भी किसी दूध पिलाने वाली औरत को ढूंढना है ताकि बच्चा जिंदा रह सके। जब वे निकलते हैं तो एलिसिया खुद को यह सोचकर तसल्ली देती है कि इंसान कभी क्लेन को स्वीकार नहीं करेंगे, खासकर उसके सिर से निकले सींग की वजह से। लेकिन फिर उसे याद आता है कि आर्केड्स नामक जाति के भी ऐसे ही सींग होते हैं जिससे क्लेन को आम लोगों में घुलने मिलने में आसानी हो सकती है। फिर भी एलिसिया को पूरा यकीन है कि इंसान उसे एक दिन जरूर पहचान लेंगे और जो भी योजना वह बना रहा है उसे रोक देंगे। इसी समय वह यह भी महसूस करती है कि क्लेन लूना को लेकर कितना जुनूनी हो चुका है और यह सोचकर उसे डर लगने लगता है कि अगर लूना को कोई नुकसान हुआ या वह खो गई तो क्या होगा। उसी पल एलिसिया फैसला करती है कि वह लूना की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी, नहीं तो मानवता का अंत हो जाएगा। रास्ते में उन पर अचानक से डाकू हमला कर देते हैं। पहला वार सीधे क्लेन के सिर में लगता है। एलिसिया मानती है कि आम डाकू क्लेवर्टीज के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन हैरानी से देखती है कि कैलन जमीन पर गिर जाता है और बुरी तरह से खून बहने लगता है। घबरा कर एलिसिया जोर से चीख पड़ती है, एक चिड़चिड़ी लड़की की तरह, लेकिन तभी पीछे से उसे भी मारा जाता है और वह बेहोश हो जाती है।